नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से आप लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा होगा। लेकिन इस मज़े के साथ आप लोग तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं आगे लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अवध का राज्य। अवध राज्य में किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और अवध राज्य में कुल कितने नवाबों ने शासन किया था? तो अवध राज्य पर 11 नवाबों ने शासन किया था। तो अवध राज्य में स्वतंत्र राज्य की स्थापना के समय परिस्थितियां कैसी थीं? उस समय मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था और उसी का लाभ उठा करके अवध में सआदत खान नामक व्यक्ति ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो उस समय जो मुगल बादशाह था वह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही सआदत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। स्थापना तो कर देता है, लेकिन अभी भी वह वार्षिक कर के रूप में राजस्व का एक बड़ा भाग मुगल सम्राट के पास भेजता रहता है। तो हम इसी सआदत खां के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद बारी बारी से 11 नवाबों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सआदत खां के बारे में। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अवध राज्य कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है। तो आप देख रहे हैं यह भारत का नक्शा है। भारत में ये जो क्षेत्र पड़ता है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है और इसी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अवध राज्य की स्थापना हुई थी। अवध राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी वह कन्नौज से शुरू होती थी और इसकी जो पूर्वी सीमा थी वह कर्मनाशा नदी तक थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस राज्य की पूर्वी सीमा कर्मनाशा नदी थी, तो अवध राज्य की थी। तो चलिए इस राज्य के बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या है अवध राज्य? इसमें कुल 11 नवाब हुए थे, यानी अवध राज्य पर 11 नवाबों ने शासन किया। अवध राज्य की जो सीमा थी उसकी पश्चिमी सीमा कन्नौज से शुरू होती थी और पूरब तक कर्मनाशा नदी तक जाती थी। यानी पश्चिमी सीमा कन्नौज तथा पूर्वी सीमा जो थी उसकी कर्मनाशा नदी थी। अवध राज्य को बफर राज्य के रूप में भी जाना जाता है। बफर राज्य क्या है? तो उस समय अंग्रेज जो थे उन्होंने आगे चल करके अवध के नवाबों पर अपना कब्जा कर लिया था और इस अवध के क्षेत्र को उन्होंने पहले हड़पा तो नहीं, क्योंकि अगर हड़प लेते तो जाहिर सी बात है उस समय जनता का विद्रोह भी हो जाता। और एक बात यह थी कि अंग्रेजों को मराठों से डर भी था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध पर अपना कब्जा बनाए तो रखा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। और उन्होंने इस राज्य का उपयोग मराठों के लिए किया था। तो इस प्रकार से जो यह बफर राज्य था अवध का, वह अंग्रेज और मराठों के बीच था। यानी अवध राज्य एक तरफ तो अंग्रेजों की रक्षा करता था मराठों से, और इसी कारण से अंग्रेजों ने अवध को बफर राज्य के रूप में इस्तेमाल किया था। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि बफर राज्य या बफर स्टेट की संज्ञा किस राज्य को दी गई? तो अवध राज्य को दी गई। जब भारत पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था तो उसके शासन काल में अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है, यानी स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन होता है? तो सआदत खां रहता है, जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। बुरहानुल मुल्क की उपाधि सआदत खां को किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। कैसे, यह भी हम आपको आगे बता रहे हैं। तो सआदत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया। याद रखिएगा, अवध की शुरुआत में राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। बाद में लखनऊ हो जाती है, आगे चल करके बताएं। सआदत खान ने क्या किया था कि मोहम्मद शाह रंगीला का सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में साथ दिया था और इसके फलस्वरूप मोहम्मद शाह रंगीला खुश होकर के सआदत खां को आगरा का गवर्नर नियुक्त करता है और उसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी प्रदान करता है। उसके बाद उसे वह अवध का सूबेदार नियुक्त करता है।
तो इस प्रकार मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं का आतंक था और इसी सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में साथ दिया था किसने? शहादत खान ने दिया था। और षड्यंत्र पूरा हो जाने के बाद, सैयद बंधुओं की समाप्ति हो जाने के बाद शहादत खान से मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा प्रसन्न होता है और उसे 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर नियुक्त करता है और साथ ही साथ उसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार शहादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि किसने प्रदान की थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रदान की थी। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया था और इसी 1722 ईस्वी में ही शहादत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, उस समय शहादत खान क्या करता है कि नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है और नादिर शाह को यह लालच देता है कि अगर वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो उसे 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। नादिर शाह क्या करता है कि दिल्ली पर आक्रमण करता है 1739 ईस्वी में, लेकिन उसे दिल्ली से 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति नहीं होती है। तो नादिर शाह ने क्या किया कि शहादत शाह से कहा कि ऐसा है कि आप हमें 20 करोड़ रुपया दीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा था कि दिल्ली पर अगर मैं आक्रमण करूंगा तो मुझे 20 करोड़ रुपया मिलेगा। चूंकि शहादत खान के पास 20 करोड़ रुपया नहीं था और वह नादिर शाह से डर गया, इसलिए उसने 1739 ईस्वी में क्या किया? विष खा करके आत्महत्या कर ली। तो पूछा भी जाता है कि अवध के किस नवाब ने विष खा करके आत्महत्या की थी? तो शहादत खान ने की थी। शहादत खान का कोई पुत्र नहीं था, उसका एक भतीजा था जिसे उसने बाद में दामाद बना लिया था और वही नवाब की गद्दी पर अगला वारिस हुआ, जिसका नाम था सफदर जंग, जो 1739 ईस्वी में नवाब बना और 1754 ईस्वी तक अवध का नवाब रहा। इसके समय की प्रमुख घटना यह है कि 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इसने क्या किया था कि मुगल बादशाह अहमद शाह का साथ दिया था। तो अवध का वह कौन सा नवाब था जिसने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मुगल बादशाह अहमद शाह का साथ दिया था? तो वह था सफदर जंग। सफदर जंग के शासन काल में सबसे उच्च पद पर एक हिंदू व्यक्ति था जिसका नाम था महाराज नवाब राय। तो याद रखिएगा कि अवध के किस नवाब के शासन काल में सबसे उच्च पद पर एक हिंदू व्यक्ति आसीन था? तो वह था महाराज नवाब राय था। सफदर जंग के शासन काल में ही अवध में लखनवी तहजीब, याद रखिएगा कि अवध में लखनवी तहजीब का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो सफदर जंग के शासन काल में हुआ था। इसके बाद इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध की गद्दी पर बैठता है और अगला नवाब बनता है और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। शुजाउद्दौला के बारे में प्रमुख घटनाएं जो है, उसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, उसके साथ बनारस की संधि की जाती है और इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसके साथ की जाती है। काफी प्रमुख घटनाएं इसके शासनकाल में घटती हैं, आइए उनको हम देखते हैं। शुजाउद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो समय था 1754 ईस्वी का और 1775 ईस्वी तक वह अवध का नवाब रहा। इसके शासनकाल में 1759 ईस्वी की घटना है क्या कि उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को वजीर इमादुल मुल्क ने निर्वासित कर दिया था और वह निर्वासित होकर के शुजाउद्दौला की शरण में अवध आया था। तो शुजाउद्दौला ने किस मुगल सम्राट को अपने यहाँ निर्वासित रूप में शरण दी थी? तो वह था शाह आलम द्वितीय।
1761 में इसके समय की घटना है क्या कि पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। आप सभी लोग जानते हैं कि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हुआ था कि मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के किस नवाब ने दिया था? तो शुजाउद्दौला ने दिया था। शुजाउद्दौला ने बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम को अपने यहाँ शरण दी थी। याद रखिएगा कि मीर कासिम को शरण देने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला के ही समय बक्सर का युद्ध होता है। होता क्या है कि बंगाल का नवाब जो था वह मीर कासिम था। वहां से वह बंगाल से भाग करके आया और किसके शरण में आया? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में आया। मीर कासिम ने एक गुट बनाया जिसमें कौन था? शुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे और स्वयं मीर कासिम था। इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध लड़ा था। 1764 ईस्वी में लड़ा था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि तीनों संयुक्त सेनाएं हार गई, अंग्रेजी सेना जीत गई थी। इसके बाद होता क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। इस युद्ध में 3 लोगों ने भाग लिया, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तीनों की संयुक्त सेनाएं बक्सर के युद्ध में लड़ती हैं, लेकिन उन्हें हार मिलती है और जीत किसकी होती है? अंग्रेजों की जीत होती है। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, जो 1765 ईस्वी में की जाती है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला तथा बंगाल के गवर्नर क्लाइव के साथ होती है। इस संधि में हुआ था क्या कि क्लाइव ने काड़ा और इलाहाबाद का जिला शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्लाइव ने शुजाउद्दौला से काड़ा और इलाहाबाद का जिला लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। इसके बाद शुजाउद्दौला के साथ बनारस की संधि होती है अंग्रेजों के साथ, जो 1773 ईस्वी में की जाती है। तो बनारस की संधि 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला तथा वारेन हेस्टिंग के बीच की जाती है। इस संधि के तहत हुआ क्या कि वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो कड़ा और इलाहाबाद का जिला शाह आलम द्वितीय को दिया गया था, उसी जिले को, कड़ा और इलाहाबाद जिले को 50 लाख रुपए में शुजाउद्दौला को वारेन हेस्टिंग बेच देता है। तो बनारस की संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने शुजाउद्दौला को कड़ा तथा इलाहाबाद का जिला 50 लाख रुपए में बेच दिया था। और उसके बाद 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है और शुजाउद्दौला का जो पुत्र आसफ उद्दौला था वह गद्दी पर बैठता है, जो 1775 ईस्वी में नवाब बनता है और 1797 ईस्वी तक रहता है। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना क्या है कि इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी और इसके समय फैजाबाद की संधि होती है। उस संधि में क्या शर्तें थी यह हम देखेंगे। और इसके समय में अवध की बेगमों के साथ लॉर्ड हेस्टिंग ने दुर्व्यवहार किया था, उस मैटर को भी देखेंगे क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है आसफउद्दौला के बारे में। तो आसफउद्दौला 1775 ईस्वी में अपनी राजधानी परिवर्तित करता है और जो उसकी राजधानी फैजाबाद रहती है, फैजाबाद के स्थान पर अब वह अपनी राजधानी लखनऊ बनाता है। इस प्रकार आसफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। आसफउद्दौला के समय में फैजाबाद की संधि की जाती है, जो 1775 ईस्वी में की जाती है और यह संधि आसफउद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच की जाती है। तो फैजाबाद की संधि के तहत होता क्या है कि इसमें आसफउद्दौला ने बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था और अंग्रेजों ने इस संधि के तहत यह वादा किया था
कि वह अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। यानी अंग्रेजों ने इस बात की गारंटी ली थी फैजाबाद संधि के तहत कि वह अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। लेकिन इस गारंटी के तहत हुआ क्या कि 1781 आते आते लॉर्ड हेस्टिंग के मन में लालच समा गया और उसने फैजाबाद की संधि का उल्लंघन करते हुए जॉन मिल्टन को अवध की बेगमों से धन वसूलने के लिए भेजा, जो कि काफी बदसलूकी के बाद अवध की बेगमों से धन वसूला जाता है, जो लॉर्ड हेस्टिंग के जीवन काल पर एक धब्बा के रूप में जाना जाता है, जिसका खामियाजा लॉर्ड हेस्टिंग को भुगतना पड़ा। कहा? इंग्लैंड जाकर के। इंग्लैंड में जब बर्क एक अंग्रेज व्यक्ति थे, जब बर्क के द्वारा हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया गया, तो इस महाभियोग में एक कारण अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार भी करना था। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अवध की बेगमों के साथ धन किसने वसूला था या उनके साथ दुर्व्यवहार किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। इसके बाद धीरे धीरे अवध के नवाब बनते हैं, लेकिन वो काफी कमजोर रहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि सआदत अली खां जो अवध का नवाब बना, इसके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वह है 1801 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी सआदत अली खान द्वितीय ने। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि 1801 में अवध के किस नवाब ने स्वीकार की थी? तो सआदत अली खान द्वितीय ने स्वीकार की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया कि सआदत अली खान से धन लेकर के उसे राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो सआदत अली खान को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। वो भी कैसे? उससे धन लेकर के। इसके बाद अगला जो नवाब बनता है वह है गाजी उद्दीन हैदर अली। 1814 से 1827 तक वह बनता है। बीच में और भी नवाब बने थे, लेकिन उनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट सूचना नहीं है जो कि आपको दी जाए, क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं आते हैं। जहां से प्रश्न आते हैं हमने उसी पोर्शन को लिया है। तो गाजीउद्दीन हैदर अली खान के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या है कि 1805 ईस्वी में हेस्टिंग ने इसे बादशाह की उपाधि प्रदान की थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने अवध के किस नवाब को बादशाह की उपाधि प्रदान की थी? तो गाजी उद्दीन हैदर अली खान को बादशाह की उपाधि प्रदान की थी। कब? 1815 ईस्वी में। इसके बाद धीरे धीरे और भी नवाब आए और अंत में एक अवध का नवाब होता है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 1847 में नवाब बनता है और 1856 तक नवाब रहता है। वाजिद अली शाह यह अवध का अंतिम नवाब था। काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना क्या है कि इसके शासनकाल में 1854 ईस्वी में आउटरम की एक रिपोर्ट जारी हुई और इस आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन के रूप में बताया गया। यानी अवध में जो शासन चल रहा था वह शासन अच्छा नहीं था, वहां का शासन कुशासन था। यह किस रिपोर्ट में लिखित था? तो आउटरम की रिपोर्ट में लिखित था। इसी आउटरम की रिपोर्ट में कुशासन का आरोप लगा था। इसी आरोप को अपना आधार बना करके लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि 4 फरवरी 1854 ईस्वी को राज्य को हड़प लिया। अवध राज्य को हड़प करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो अवध को कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? 4 फरवरी 1854 ईस्वी को मिलाया गया। किसने मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। और किस रिपोर्ट के आधार पर मिलाया गया था? तो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, जो कब जारी हुई थी? 1854 ईस्वी में जारी हुई थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं। आप लोग इस पोर्शन को काफी अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा एक चीज और चर्चा कर लेते हैं। एक छोटा सा राज्य था त्रावणकोर। त्रावणकोर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है? 1729 ईस्वी में मार्तंड वर्मा ने किया था। त्रावणकोर जो आधुनिक केरल के रूप में जाना जाता है। तो त्रावणकोर में
स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1729 ईस्वी में मार्तंड वर्मा ने की थी। 2 क्वेश्चन यहाँ से अब तक पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 18वीं शताब्दी में केरल में कथकली नृत्य का विकास हुआ था। याद रखिएगा कि 18वीं शताब्दी वही शताब्दी है जब त्रावणकोर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मार्तंड वर्मा के समय में की जाती है। 18वीं शताब्दी में केरल में कथकली नृत्य का विकास हुआ और केरल ही एक ऐसा राज्य था जहां सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सती प्रथा का प्रचलन कहाँ नहीं था, तो केरल में नहीं था। तो वहां का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। याद रखिएगा कि मात्र सत्तात्मक समाज कहाँ का था, केरल राज्य का था। वहां सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। उम्मीद है कि दोस्तों आज का वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।